डॉक्टर रवि कुमार दादीच, सह आचार्य, व्यावसायिक प्रशासन विभाग, व्यापारिक संनियम, प्रथम वर्ष। आज का हमारा टॉपिक भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 के अंतर्गत प्रस्ताव के संबंध में रहेगा। प्रस्ताव अमूल्य अंग है ठहराव का। ठहराव के जब हमने पिछले अध्याय में इक्वेशन देखी थी तो उसमें देखा था कि ठहराव इज इक्वल टू प्रस्ताव प्लस स्वीकृति, जो कि वचन बन जाता है, और वचन इज इक्वल टू ठहराव। वचन जो होता है वो आपस में परस्पर ठहराव होते हैं, एक दूसरे के ठहराव माने जाते हैं। तो उस ठहराव का अभिन्न भाग है प्रस्ताव, और प्रस्ताव को समझना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि अनुबंध का अहम भाग प्रस्ताव पर ही डिपेंड करता है। भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 की धारा 2(a) के अनुसार प्रस्ताव में जब एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के समक्ष अपनी इच्छा किसी कार्य को करने अथवा न करने के लिए इस उद्देश्य से प्रकट करता है कि दूसरे व्यक्ति की सम्मति उस कार्य को करने अथवा न करने के संबंध में प्राप्त हो जाए, तो कहा जाता है कि उसने प्रस्ताव किया है। When one person signifies to another his willingness to do or to absent from doing anything with a view of obtaining the asset of that other to such act are absentees, he is said to make a proposal। यह भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा सेक्शन 2(a) के अंतर्गत बताया गया है। इस प्रकार हम बहुत ही सरल शब्दों में कह सकते हैं कि प्रस्ताव एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति के सामने किसी कार्य को करने अथवा न करने की अपनी इच्छा को प्रकट करता है। इस इच्छा को प्रकट करने का उद्देश्य दूसरे व्यक्ति की सम्मति प्राप्त करना होता है तथा उससे ठहराव करना होता है। इसमें जो व्यक्ति प्रस्ताव करता है वो प्रस्ताव कहलाता है, तथा जिस व्यक्ति के सामने प्रस्ताव रखा जाता है वह प्रस्ताव ग्रहीता कहलाता है। प्रस्ताव को स्वीकार हो जाने के बाद प्रस्तावक वचनदाता तथा प्रस्ताव स्वीकार करने वाला वचन ग्रहीता बन जाता है। अब जब प्रस्ताव किसी दूसरे व्यक्ति के समक्ष रखा जाता है तो हमें प्रस्ताव को समझने के लिए उसके आवश्यक लक्षणों को समझना बहुत ही जरूरी है। जब लक्षणों को हम समझ लेंगे तो अपने आप प्रस्ताव के बारे में और ज़्यादा स्पष्ट हो जाएंगे। प्रस्ताव के लिए निम्नलिखित विशेषताएं या लक्षण हैं। पहला है कम से कम 2 पक्षकारों का होना। 2 पक्षकारों के बिना ठहराव होता नहीं है। प्रस्तावक द्वारा दूसरे व्यक्ति को प्रस्ताव रखा जाता है और दूसरा व्यक्ति उसे स्वीकार करता है, तभी प्रस्ताव का अपना महत्व होता है। किसी कार्य को करने अथवा नहीं करने के लिए ये प्रस्ताव दूसरे व्यक्ति के समक्ष इस बात के लिए रखा जाता है कि वह उस कार्य को करे अथवा न करे, और इस पर सहमति प्राप्त करने के लिए रखा जाता है। तीसरा है दूसरे पक्षकार सम्मति प्राप्त करना। दूसरे पक्षकार को से सहमति प्राप्त होने पर ही उस कार्य को संपादित किया जा सकता है। और फोर्थ है वैधानिक संबंध स्थापित करना। प्रस्ताव रखने का उद्देश्य यह है कि हम उस व्यक्ति से वैधानिक संबंध स्थापित करें, अर्थात उस कार्य को करने के लिए हम उसे राजनियम द्वारा वैधानिक रूप से उत्तरदायी ठहरा सकें। और सबसे लास्ट और महत्वपूर्ण जो है वो प्रस्ताव का संवहन होना। संवहन का अर्थ होता है कि प्रस्ताव जो हमने रखा है वो दूसरे व्यक्ति के पास पहुंच गया है, वो जरूरी है, और सहमति हमें प्राप्त हो गई है, तो प्रस्ताव का संवहन पूर्ण माना जाता है। प्रस्ताव के प्रकार। प्रस्ताव कई प्रकार के होते हैं।
पहला, प्रस्ताव करने की विधि के आधार पर। प्रस्ताव करने की विधि के आधार पर प्रस्ताव होता है स्पष्ट प्रस्ताव और गर्भित प्रस्ताव। दूसरा है प्रस्ताव ग्रहीता के आधार पर, जिसको प्रस्ताव ग्रहीता ग्रहण करे उसके आधार पर हम प्रस्ताव को दो भागों में बांट सकते हैं, विशिष्ट प्रस्ताव और सामान्य या साधारण प्रस्ताव। इसी प्रकार प्रस्ताव की प्रकृति के आधार पर भी हम प्रस्ताव को बांट सकते हैं। प्रतिप्रस्ताव, स्थापन प्रस्ताव और स्थायी प्रस्ताव, स्टैंडिंग ऑर्डर जिसे कहते हैं। ये तीन प्रकार होते हैं जो प्रस्ताव की प्रकृति के आधार पर होते हैं। दो प्रकार होते हैं प्रस्ताव ग्रहीता के आधार पर, और दो ही प्रस्ताव के प्रकार माने गए हैं, प्रस्ताव गर्भित प्रस्ताव और स्पष्ट प्रस्ताव। ये प्रस्ताव के प्रकार हैं। इसमें प्रति प्रस्ताव जो होता है कि प्रस्ताव अपन ने रखा और दूसरे व्यक्ति ने भी उसी समय प्रस्ताव रख देता है तो उसे क्रॉस प्रस्ताव कहा जाता है। और प्रस्ताव संबंधी वैधानिक नियम जो है वो बहुत उसी के आधार पर वैधानिक नियमों का पालन करना अनिवार्य होता है। भारतीय अधिनियम में वैधानिक प्रस्ताव के संबंध में नियम निम्नलिखित हैं। प्रस्ताव के लिए कम से कम दो पक्षकारों का होना चाहिए। प्रस्ताव सकारात्मक या नकारात्मक हो सकता है। प्रस्ताव का उद्देश्य प्रस्ताव ग्रहीता की सहमति प्राप्त करना होना चाहिए। वैधानिक प्रस्ताव स्थापित करने के लिए प्रस्ताव रखा जाना चाहिए। प्रस्ताव स्पष्ट अथवा गर्भित हो सकता है। प्रस्ताव विशिष्ट या साधारण हो सकता है। प्रस्ताव निश्चित होना चाहिए। निश्चित मतलब जिसे पूरा किया जा सके, सर्टन होना चाहिए, ये अनिवार्य है। और प्रस्ताव का संवहन होना चाहिए। जिसके समक्ष प्रस्ताव रखा गया है उसे वो प्रस्ताव मिल गया और उसकी सहमति अपन को प्राप्त हो गई है तो प्रस्ताव का संवहन माना जाता है। इसके संबंध में बहुत ही प्रसिद्ध एक न्यायालय में एक केस दायर हुआ था, लालमन शुल्क बनाम गौरी दत्त का मामला। इसमें कहा गया था कि इसमें प्रस्ताव का संवहन हो चुका है, अतः उसे उसका भुगतान कर दिया जाए। प्रस्ताव के संवहन का कोई भी माध्यम हो सकता है, चाहे वो सूचना के द्वारा हो, चाहे किसी व्यक्ति के द्वारा मौखिक रूप से, सांकेतिक रूप से, लिखित रूप से उन्हें बताया गया। इस प्रस्ताव संवहन का कोई भी माध्यम हो सकता है। और प्रस्ताव के साथ प्रस्ताव की विशिष्ट शर्तें भी समाहित की जाती है। प्रस्ताव रखा है और प्रस्ताव के साथ अगर कोई विशिष्ट शर्तें रखी गई है तो भी ये मान लिया जाएगा कि प्रस्ताव और प्रस्ताव के साथ दी गई विशिष्ट शर्तें भी उसको प्राप्त हो गई है। प्रस्ताव टेंडर के रूप में हो सकता है। प्रस्ताव स्थायी प्रस्ताव के रूप में भी हो सकता है। टेंडर और स्थायी प्रस्ताव के रूप में प्रस्ताव किया जा सकता है। और प्रस्ताव और लास्ट है, प्रस्ताव दूसरे पक्षकार को उत्तर देने के लिए बाध्य करने वाला नहीं होना चाहिए, दबाव डालने वाला नहीं होना चाहिए। ये सब प्रस्ताव के संबंध में नियम हैं। इन नियमों का पालन करते हुए वैधानिक प्रस्ताव रखे जाते हैं, प्रस्ताव किए जाने चाहिए।